बच्चों कैसे हैं? अच्छे होंगे। अपनी जो क्लास चल रही है कंटिन्यू ऑनलाइन। और अब डॉग्स की ब्रीड्स क्लासिफिकेशन उनकी हो गई है। अब आगे इसी को बढ़ाते हुए आज टॉपिक लेंगे फीडिंग ऑफ डॉग्स। फीडिंग ऑफ डॉग्स। There is no hard and fast rule for feeding of dog. डॉग की फीडिंग में कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही चीज़ अगर दी जाए तो नॉर्मल अगर उनको फीडिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो स्टेज होते हैं उनके लिए उनको जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है वो कंप्लीट करना होता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेंटेन डॉग्स ऑन फूड प्रिपेयर्ड इन हाउस। Pups are weaned from them at 6 to 8 weeks of age. जब इसका स्पेशली जो डॉग्स के अंदर पप्स की जो फीडिंग की जाती है वेरी इम्पोर्टेंट है, और उनकी जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा अपनी बैलेंस फीड तैयार करते हैं या रेडीमेड फीड आती है, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो प्रोवाइड करवाती हैं। और इनकी जो विनिंग जो स्टेज है वो 6 to 8 वीक की होती है। जब 6 to 8 वीक के हो जाते हैं अब तो उसका विनिंग कर देंगे। आफ्टर विनिंग 250 ml काउ मिल्क, 125 ml water, 1 egg yolk and half teaspoon glucose at intervals would be for pups. जब विनिंग के बाद में उनको 250 ml काउज मिल्क की आवश्यकता होती है, 125 ml वाटर एंड 1 egg yolk और हाफ टी स्पून ग्लूकोज, ये थोड़े थोड़े इंतराल पे देना चाहिए। मिल्क एंड बिस्किट में रिजल्ट इन डाइजेशन। जो मिल्क और बिस्किट्स देते हैं उसका डाइजेशन के लिए ईजी होते हैं, वो ज़्यादा नहीं देना चाहिए कि नहीं तो डायरिया हो सकता है। मिल्क इसलिए थोड़ा लिमिटेड स्टेज में देना चाहिए। फीडिंग शेड्यूल ऑफ डॉग। फर्स्ट fresh bread, dog biscuits, eggs may be fed in early puppyhood. In second month, low fat feed may be given. जो फर्स्ट मंथ में तो जो अस्कर फ्रेश ब्रेड, डॉग बिस्किट्स, एग्स ये प्रोवाइडिंग करवाते हैं, और सेकेंड मंथ में लो फैट फीड में भी की, ज़्यादा फैट नहीं होनी चाहिए। डॉग मीट फ्रॉम मार्केट और स्लॉटर हाउस नॉट बी गिवन बिफोर 6 months of age. Boiled rice should be given only after 3 months of age. जो 3 महीने के बाद में अगर बोल्ड राइस पेयर में इसको देना चाहिए। इट गिव पपी ए फैट। हैवी मील शुड बी गिवन इन आफ्टरनून एज डॉग्स हैव टेंडेंसी टू स्लीप आफ्टर हैवी meals. Cooked meal is better to digest. A proper feed shall contain 30% meat and rest cereals, vegetables, milk, egg, bread, etc.
जो ऐसा फीड देना चाहिए जिसमें 30% ऑफ मिल्क हो और सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एक्स्ट्रा। इसमें कम से कम 30% मीट हो फीड, टोटल फीड के अंदर। चिकन्स एंड फिशेज शुड बी फीड विदाउट बोन्स। चिकन्स और फिशेज भी खा सकते विदाउट, जो बोन नहीं होने चाहिए। For vegetarian meal, it may have vegetable soup, soybean meal, चपाती, इडली एक्सेट्रा। वेजिटेबल मील अगर इनको खिलाते हैं तो उसको तो वेजिटेबल सूप, सोयाबीन मील, चपाती यानी इडली वगैरह दे सकते हैं। अब है जो मंथ वाइज नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार देना चाहिए फीडिंग, और कितने मंथ का हो तब कितना कितना टाइम से, इस हिसाब से एक जो जैसे 1 to month एज अगर होती है तो 1 to month में 6 टाइम्स, जो 6 टाइम्स 3 to 4 months, 4 to 5 टाइम्स को दें। इसीलिए 4 to 5 मंथ का जब हो तो 3 टाइम्स और 6 to 7 तो उसको 2 टाइम्स दिन में 2 बार खाना देने की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से उसको जैसे जैसे उसकी एज बढ़ाती है उसकी जो टाइमिंग फीडिंग की वो कम करते जाएंगे, और शुरू में ज़्यादा जो पप्पी स्टेज के अंदर वो धीरे धीरे उसकी ज़्यादा शॉर्ट एंड इंटरवल में दिया जाता है, बाद में धीरे उसका ताल बढ़ा दिया जाता है। फीडिंग चार्ट फॉर डॉग, आप कब से कब कितनी एज पे या कितने बॉडी वेट पे कितना फीड दिया जाता है, ये आपको अभी बताएंगे कि फीडिंग चार्ट और डॉग। फर्स्ट इज बॉडी वेट, और फीड्स इन केजी। कितना बॉडी वेट होगा, कितना फीड उसको देंगे। तो फर्स्ट है, अगर उनका बॉडी वेट 2.5 kg होगा तो उसको 0.30 kg बोल दीजिए, अर्थात 300 ग्राम, 300 ग्राम यानी 30 ग्राम। 0.3 kg का मतलब है जो 2.5 किलो वेट का होगा 2.5 kg, तो उसको 0.3 kg देंगे। और ये होगा 30% ऑफ ड्राई मैटर। 1 किलो में जैसे 100 kg में 30% ड्राई मैटर होना चाहिए और फीडिंग का। सेकंड बॉडी वेट होगा 5 kg। 5 kg में कितना देंगे, 0.5
kg फीड देंगे। फिर 7.5 kg बॉडी वेट होगा इसका, तो कितना फीडिंग देंगे? 0.63 kg, यानी 0.63 kg, अबाउट 600 ग्राम। 15 kg का जब बॉडी वेट होगा तो 15 kg में कितना देंगे? 1.2 kg, 1.2 kg, 1 किलो, 1.25 किलो वजन जैसे डेली फीड देंगे जब उसका बॉडी वेट 15 kg होगा। और 22.5 अगर 22.5 kg होगा तो इनमें कितना देंगे? 1.73 kg। जब 22.5 kg तो 1.73 लगभग 2 किलो, 1 किलो 750 ग्राम के लगभग उनको फीड देंगे जब 22 किलो का हो जाएगा। और इसी तरह से जब 32 बॉडी वेट हो जाएगा, का 32, तो इसमें कितना देंगे? 2.75 kg। इसीलिए अगर 50 kg का अगर होता है तो उसको देंगे 3.83, यानी पूरी 4 किलो, 3 किलो 800 ग्राम के लगभग फीडिंग करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग डॉग, क्या प्रिंसिपल, किस तरह से देना चाहिए, कैसा फीड देना चाहिए, ये कुछ जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हैं जो फीडिंग का ध्यान में रखना होता है डॉग की फीडिंग स्पेशली। प्रिंसिपल्स of feeding principles of feeding। Calcium and phosphorus is important for growing and lactating animals, especially calcium और phosphorus ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लगभग सभी एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली जो डॉग्स के अंदर तो ही हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग एंड लैक्टेटिंग एनिमल्स, दोनों में जो ग्रोथ के लिए भी चाहिए, और लैक्टेटिंग एनिमल्स जो एनिमल्स लैक्टेटिंग में है यानी मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए। विटामिन्स एंड 15 अदर एनिमल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय डॉग्स। विटामिन्स के साथ साथ में और भी बहुत जो मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी देना चाहिए आवश्यकता अनुसार। इट इज नेसेसरी टू सप्लीमेंट्स मिनरल्स एंड विटामिन्स फ्रॉम प्रीवेनिंग पीरियड। कुछ जो मिनरल्स एंड विटामिन्स असेंशियल होते हैं जो प्रीवेनिंग पीरियड में दिए जाते हैं, जो पपिंग स्टेज पे जो उनको वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज गुड टू प्रोवाइड लार्ज बोन टू पप टू ग्नो। जब एक लार्ज बोन यानी जो हड्डी का एक बड़ा टुकड़ा जो पप को दिया जाता है उसको निकलने के लिए, ग्नो करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो अपने जो इरिप्शन होते हैं उसकी जो फिनाइन वो उसके लिए ग्लो करता रहता है। अब है फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न पपी।
ये तो प्रिंसिपल तो जो फीडिंग ऑफ डॉग के क्या क्या कब कब देना चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड कौन सा फीड। अब है फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न पपीज। फीडिंग मैनेजमेंट feeding management of puppies. First 2 weeks are called neonatal period in puppies. जो पहले 2 वीक्स के होंगे वो फीडिंग के वेरी इंपॉर्टेंट है और वो नेनोटल पीरियड बोला जाता है उसको, पपीज में जो फीडिंग की जाती है फर्स्ट 2 वीक्स के लिए। दिस मीन्स दैट पपीज आर बोर्न इन immature state and totally depends on their mother state. वो बहुत immature होता है तो वो totally depend होता है मदर्स पे, केयर पे। बिकॉज ऑफ immature state प्रीवीनिंग मोर्टिलिटी इज एस्टिमेटेड 40%, क्योंकि इसी जो स्टेज पे मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका स्पेशल केयर इस समय ही किया जाता है जो फर्स्ट 2 वीक के अंदर। और इसमें जो मोर्टिलिटी ज़्यादातर 40% तक इसी समय हो जाती है, उसके बाद में मोर्टिलिटी नहीं होती। फर्स्ट 36 आवर्स ऑफ ए पपी लाइफ आर वेरी क्रिटिकल because of birth process and environmental changes which given them physiological stress। जो पहले 36 जो आवर्स होंगे वेरी इम्पोर्टेंट है, उसका एनवायरनमेंट भी चेंज होगा और उसको जो फीडिंग केयर भी ध्यान में रखना होता है, तो वो इस समय ज़्यादा वेरी हेल्पफुल होती है। ए क्वाइट वार्म एरिया एंड विदाउट एनी ह्यूमन डिस्टर्बेंस शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज। जो पहले जन्म के जो फर्स्ट जो कुछ दिन होंगे उसको एकदम गर्म वातावरण, वार्म और विदाउट एनी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस, ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो या अदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, राइट। फर्स्ट फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए उसको केयर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कोलोस्ट्रम फीडिंग नेक्स्ट है। कोलोस्ट्रम फीडिंग कोलोस्ट्रम फीडिंग जो सभी एनिमल्स में इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ही जो न्यू बॉर्न होता है, चाहे काफ हो, चाहे पपीज हो, चाहे किटन हो, कुछ एनिमल्स है, तो कोलोस्ट्रम ही उनको मोर्टिलिटी को बचाता है, बीमार होने से बचाता है, बीमारी से बचाता है, एक मेडिसिन का रूप में कार्य करता है। द डॉग्स हैव एन एंडोथ्रोकली प्लेसेंटा, एंडोथेलियोपोरियल प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा कैसी होती है? एंडोथेलियोपोरियल प्लेसेंटा consisting of whole layer which allow only 10 to 20% of passive immunity to be transferred in you. Therefore, puppies need major proportion passive immunity after birth by colostrum. The immediate nursing and the provision and colostrum antibodies and bioactive factor are important to puppies after birth. birth के समय जो उसकी एंटीबॉडीज एंड बायोएक्टिव फैक्टर्स आर जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, और वो
मिलती हैं कोलेस्ट्रॉल से, इसलिए इस फीड के अंदर कोलेस्ट्रॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ न्यूबॉर्न डॉग्स इज कैपेबल ऑफ absorbing intact immunoglobulins provided by कोलेस्ट्रॉल। जो प्रोटीन है स्पेशली इम्यूनोग्लोबिन्स वो कोलेस्ट्रॉल से ही मिलती है और वो वेरी इंपॉर्टेंट जो डिजीज को बचाने से लिए तो उसके लिए केयर करने के लिए, तो ये इसलिए कोलेस्ट्रॉल की जो फीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड। अब सॉलिड फीड में जो कौन कौन से देते हैं, क्या देते हैं, कितना देते हैं। सॉलिड फीड from 3 to 4 weeks of age, 3 to 4 weeks of age puppies should be given supplement foods। 3 से 4 वीक्स में जो का जब एज में हो जाता है पपी, तो उसको सप्लीमेंट फूड की आवश्यकता होती है। Gruel should be mixed with warm water, not with cow's milk, because it is high in lactose and may cause diarrhea। इसलिए ज़्यादा जो दूध देते हैं वो नहीं देना चाहिए, लिमिट में ही देना चाहिए, नहीं तो डायरिया हो सकता है। Homemade feed formula should not be feed as they are not nutritionally balanced or complete. Semi-solid food should be provided in a shallow dish and only fresh food should be given several times per day. After 5 weeks, puppies are readily consuming semi-solid feed। 5 वीक के बाद में जो 5 वीक तक उसको सेमी फीड सॉलिड फीड देना चाहिए, और उसके बाद में 5 वीक्स के बाद में तो सॉलिड फीड कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं। द deciduous teeth erupt between 21 to 35 days afterward। 21 से 35 दिन का जो हो जाता है जब पप्पी, तो उसका जो टीथ रिप्शन होता है, और वो 5 to 6 of age दे आर एबल टू च्यू ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के लिए जब 5 से 6 वीक का हो जाए तब उसका ड्राई फ्रूट भी च्यूइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, आर एबल टू च्यू फूड न्यूट्रिशनल मीनिंग कंप्लीट्स बाय 6 weeks of एज। जब वो 6 वीक का जब हो जाता है तो उसको न्यूट्रिशनल फीडिंग की जरूरत होती है, इसलिए बैलेंस फीड उसको देना शुरू कर दें। द फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल बेनिफिट्स ऑफ सकलिंग में बी इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, सो कंप्लीट वीनिंग शुड बी प्रोवाइडेड अप टू 7 to 8 weeks ओके। जब 7 से 8 वीक का जब हो जाता है तब उसको कम्प्लीटली जब बैलेंस डाइट उसको देना शुरू कर देते हैं। अब है फीडिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज में उनको ये तो जहाँ पप्पी की बात थी, ग्रोइंग स्टेज पे क्या देना चाहिए, जहाँ उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोइंग स्टेज पे फीडिंग मैनेजमेंट।
ग्रोइंग स्टेज पे उसको क्या फीडिंग दिए जाते हैं? प्रॉपर फीडिंग ऑफ यंग डॉग्स support normal muscles and skeletal development. Dogs grow and develop rapidly during first year, but small and toy breeds reach maturity at younger age. Rapid growth occurs during 3 to 5 month ऑफ एज. जो स्पेशली जो ग्रोथ के जो स्टेज है, जो 3 से 5 महीने का उसकी जो एज होती है, उसमें एक रैपिडली ग्रोथ होती है बहुत. तो इस समय उसको जो फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए. द टोटल डेली एनर्जी नीड्स ऑफ ग्रोइंग डेज इंक्रीज एज दे ग्रो. The overweight puppies have fat stored around the ribs. Such dogs may be show abdominal distension, while the idle weighing dogs have a ribs that are easily palatable. The bone prominence of his are easily felt. A puppy's daily portion of feed should be divided into 3 meals. जो पपीज़ को फीडिंग करते हैं उसको 3 भागों में, इन 3 पार्ट्स में जो मील को पूरे को बांट लेते हैं, उसके अनुसार उसको दिया जाता है. फ्री चॉइस ऑफ फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ग्रोइंग डॉग्स. वो ज़्यादा फ्री चॉइस पे उसको नहीं छोड़ते हैं. उसको भाई जितना दिया जाता है उसको लिमिट्स के हिसाब से, मतलब उसको जो आवश्यकता के अनुसार नीड के हिसाब से उसको दिया जाता है. अगर इसको इस टाइप में फ्री छोड़ते हैं तो उसकी जो फैट बॉडी फैटी हो जाएगी, ज़्यादा वो फीड इंटेक कर सकता है. अब है प्रैक्टिकल फीडिंग टिप्स. क्या टिप्स हैं? प्रैक्टिकल फीडिंग. प्रैक्टिकल फीडिंग टिप्स कि कैसे, कौन सा फीड कब कैसे देना चाहिए. डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट डेंस फूड शुड बी फेड. एक तो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा फीड उसको देना चाहिए. फीड 3 मील्स पर डे. 3 पार्ट में अगर डिवाइड करके फीडिंग को करके देना चाहिए दिन के हिसाब से. फीड टू अचीव द प्रॉपर ग्रोथ फॉर पेट्स ब्रीड एंड टू सपोर्ट ए लीन बॉडी कंडीशन. अवॉइड ओवर फीडिंग. ज़्यादा फीडिंग नहीं देना चाहिए. एनर्जी डेंसिटी एंड कैल्शियम शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रीड. स्पेशली जो मैं पहले बताया कि कैल्शियम फास्फोरस का तो स्पेशली ध्यान रखा ही जाना चाहिए. जो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैल्शियम का स्पेशली ध्यान रखा जाता है. प्रोवाइड रेगुलर डेली एक्सरसाइज, और साथ साथ में उसकी एक्सरसाइज की जरूरत है. डेली एक्सरसाइज भी करवाते रहना चाहिए. तो ये इस हिसाब से उसको फीडिंग देना चाहिए जो उसको. अब फीडिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. जब प्रेग्नेंट होता है और लैक्टेटिंग समय आफ्टर जो बर्थ के लिए, तो फीडिंग मैनेजमेंट कब कैसा करना चाहिए उस समय. फीडिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेग्नेंट एंड lactating
लैक्टेटिंग स्टेज या लैक्टेशन पीरियड भी बोल सकते हैं इसको। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय कैसे उनको देना चाहिए, कौन कौन सा फीड देना चाहिए। इन प्रेग्नेंट which less than 30% of fetal growth occurs during the first 5 weeks of pregnancy। जो पहले 5 weeks होगी, पहले 5 weeks के समय जो 30% जो फेटल की ग्रोथ होती है, तो उस समय से ही जो न्यूट्रिशन फीडिंग के लिए ध्यान रखा जाता है। सो देयर इज ओनली स्लाइट इंक्रीज इन डैम्स वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 weeks ऑफ गेस्टेशन। और उसका जो डैम का, उसकी जो मदर का जो बीच का वेट भी धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे जो फोटल डेवलपमेंट होगा। आफ्टर बर्थ वीक वेट एंड साइज ऑफ फेटल इंक्रीज रैपिडली। ऑल्दो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट थ्रूआउट द रिप्रोडक्शन बट इम्पोर्टेंट इन लास्ट वीक्स। वैसे तो रिप्रोडक्शन और प्रेगनेंसी के थ्रूआउट ही ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्पेशली लास्ट वीक के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फीडिंग के तौर पे। आफ्टर ब्रेथ और 6 week फूड इनटेक शुड बी इंक्रीज 25 to 50%। 6 week और या 5th week जब आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का जो 5th या 6th week के समय जो उनकी जो इनटेक जो बीच की हो जाती है, कितनी हो जाएगी, 25 to 50% इंक्रीज हो जाएगी। एज हर बॉडी वेट शुड बी इंक्रीज बाय 15 to 25%। और उसका जो बॉडी वेट का वेट भी उसका इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, 15 से 25% तक। और वो फीड इनटेक में भी 25 से 50 तक डेली जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल 15 kg विच शुड गेन 17 to 19 kg की। अगर 15 kg की बीच होगी, वो 17 से 19 यानी 17-19 kg की हो जाएगी। इट इज़ हेल्पफुल टू प्रोवाइड सेवरल मील्स per day in last weeks of gestation so that abdominal space could not limit the bitch's ability to consume an adequate quantity of food। It is important to provide enough food during gestation, considering the high demand of milk production during lactation। Mammary gland development and milk production occur 1 to 5 days before parturition and bitches refuse food 12 hours before whelping। वेल्पिंग क्या होती है अभी कि वेल्पिंग ये जो पार्टिसिपेशन पीरियड ऑफ विच नॉन एज वेल्पिंग, यानी उस पीरियड के समय पार्टिसिपेशन जो 1 to 5 days बिफोर पहले और 12 जो आवर्स जो बीच उस समय लास्ट 12 आवर्स उसमें जब फीडिंग टेक करना बंद कर देगी बीच उस समय पार्टिसिपेशन पीरियड के समय 12 आवर्स के समय, तो उसमें स्पेशली ध्यान रखा जाता है। बिफोर 12 to 18 आवर्स ऑफ लेबर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप स्लाइटली। उसका जो बॉडी टेम्परेचर भी जब लास्ट जो 12 से 18 घंटा के अंदर लेबर के यानी बिफोर उस समय उस पीरियड के अंदर जब उसका पार्टिसिपेशन पीरियड होगा, जो ब्रेथ के समय उसका बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। When the bitch has a whelp, the litter she should be provided with fresh water and food। उस समय
जो फ्रेश वाटर एंड फूड ही जो उसको प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए ध्यान रखा जाता है। मोस्ट विचेज बिगिन ईटिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ वेल्पिंग। वेल्पिंग के जो 24 आवर्स के बाद में ही बहुत सारी जो लगभग जो विचेज हैं वो फीडिंग का ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, फीड का ईटिंग करना। तो इस तरह से ये ध्यान में रखा जाता है क्या क्या कि एक तो उसका जो 12 आवर्स होंगे लास्ट वाले, उसके स्पेशली ध्यान रखा जाता है। और उसके जो 5 दिन से पहले, 1 से 5 दिन बिफोर पार्चुरेशन के, उस समय भी कि जो मिल्क प्रोडक्शन और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, उसमें जो फीडिंग का, उसका स्पेशली जो केयरिंग का और एनवायरनमेंट का स्पेशली ध्यान रखते हैं। अब है फीडिंग मैनेजमेंट फॉर एडल्ट मेंटेनेंस। अभी अपन जो स्टडी करेंगे जो उसका लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंसी। अब है एडल्ट मेंटेनेंस के लिए क्या फीडिंग होता है, फीडिंग मैनेजमेंट फॉर एडल्ट ड्यूरिंग एडल्ट adult dogs should be feed food that is formulated for their life stage, activity level and breed size. Dry food are often perfect for adult dogs. Canned and semi-moist food contribute to the development of overweight condition if intake is not closely monitored. Dry dog food are less calorically dense than canned or semi-moist food, so they help to maintain proper tooth and gum hygiene and are easy to feed. जो इस फीड में जो एडल्ट में ज़्यादा उसका मेंटेनेंस फीड की आवश्यकता होती है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट उसमें रूल ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जो उसकी ग्रोइंग स्टेज या नैनोटल स्टेज, पपीज स्टेज के अंदर इम्पोर्टेंट होता है जो बैलेंस फीड और न्यूट्रिशनल जो विटामिन कुछ मिनरल्स होते हैं, तो उसके लिए उस समय ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जब एडल्ट होने के बाद में तो उसको जो मेंटेनेंस जितना फीड की आवश्यकता होती है पर डे वो देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये जो फीडिंग का जो एडल्ट को देते हैं इस हिसाब से उसका मेंटेन करना चाहिए। अब है कैनल कलर। कैनल कलर, कैनल क्लब ये क्या होता है? It is an organization. It is an organization for canine affairs that concerns itself with the breeding, showing and promotions of the breed of dogs. मतलब एक और कैनल क्लब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके जो प्योर ब्रीड उसका जो रखना क्या मैनेजमेंट होता है, कैसे उसका जो आप ब्रीड चाहते हैं वो वहाँ से मिल सकती है,
क्या मैनेजमेंट होते हैं, ये सब वहाँ कैनल क्लब के अंदर से आपको कंसल्ट करके लिया जा सकता है। इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन है तो कैनल अफेक्ट द कंसर्न इटसेल्फ विद द ब्रीडिंग एंड शोइंग एंड प्रमोशन ऑफ द ब्रीड ऑफ डे। Breed means pure breed dog, not including hybrid dog and crossbreed or mixed breed dogs. Breed means pure breed होना चाहिए, नहीं कोई crossbreed होनी चाहिए, न hybrid, न mixed breed. Kennel Club handles all breeds club, और जो Kennel Club होता है उसके अंदर तो all breeds का जो मेंटेन होता है कि कौन सी breed किस समय चाहिए वो आपको मिल सकती है या उसका मैनेजमेंट टिप्स मिल सकते हैं। कैनल क्लब मेंटेन ब्रीड स्टैंडर्ड, रिकॉर्ड पेडिग्रीज एंड इश्यूज द रूल्स फॉर डॉग शो एंड ट्रायल्स एंड accreditation of judge. They list the breed of dogs, their puppies. जो कैनल क्लब क्या क्या मेंटेन होता है वो एक तो ब्रीड का मेंटेन करते हैं, स्टैंड रिकॉर्ड रखते हैं, पेडिग्री क्या है इसकी, एंड इशू द रूल्स क्या हैं ऑफ डॉग शो, एंड ट्रायल्स क्या क्या होते हैं इसके लिए, ये जज करते हैं और उस हिसाब से के वहाँ से परचेज किया जाता है या रेयरिंग करने के लिए बेच किया जाता है। द लिस्ट ऑफ द ब्रीड डॉग्स, पपी एंड, और जहाँ कौन सी ब्रीड का या क्या नेचर है उसकी, सब उसमें सारी जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो बताई जाती हैं और वहाँ परचेज की जा सकता है। तो ये होता है कैनल क्लब। अब है जो ये बड़े बड़े शहरों के अंदर जहाँ आप चाहें वहाँ कैनल क्लब मिल जाते हैं और वहाँ से अपन जो भी डॉग्स ब्रीड्स का चाहते हैं वो परचेज भी कर सकते हैं। वहाँ उनसे जो बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं डॉग्स ब्रीड्स के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में, फीडिंग के बारे में। अब है डॉग शो। डॉग शो क्या होता है? डॉग शो की जैसे अपन फेयर वगैरह जैसे एनिमल्स का होता है उस हिसाब से ये डॉग शो भी होता है, जिसमें उसका एक तरह से उसकी जो ब्रीड्स को या उसकी मैनेजमेंट को या उसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया जाता है। द ब्यूटी ऑफ डॉग लाइज इन इट्स प्योरिटी, गुड हेल्थ, clean coat and intelligence. It is a kind of beauty contest of dogs. The जो क्या होता है डॉग शो, द ब्यूटी ऑफ डॉग लाइन्स इट्स ए प्योरिटी, गुड हेल्थ, क्लीन कोट एंड एलिगेंस. इट इज ए काइंड ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑफ डॉग्स। एक जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है डॉग से, आपने देखा होगा एक घूमने में चलता है, उस हिसाब से भी एक डॉग शो के अंदर उसका अंदर एक बहुत सारे ऐसे डॉग्स को तैयार करके उसमें शो किया जाता है कि ये इस ब्रीड का है, इसकी ये फीचर्स हैं और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉलेज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ प्योर ब्रीड इज नेसेसरी टू प्रिपेयर डॉग शो। जो स्पेसिफिक ब्रीड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखाया जाता है कि ये ब्रीड्स इस पर्पज़ के लिए इस यूटिलिटी के इसमें यूज़ किया जाता है, इस तरह से उसको रैंक किया जाता है, उसकी पूरा दिखाया जाता है इसमें। द प्रिपरेशन ऑफ ए डॉग फॉर शो रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट्स। जो डॉग शो होता है तो उसमें रिक्वायर्ड होती है तो एक्सपर्ट्स की और एक्सपीरियंस रिक्वायर्स जो मैंस की होती है कि भाई जो डॉग्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता हो, एक्सपर्ट होते हैं, उसके बारे में उसको डिसाइड किया जाता है कि कौन सी जो ब्रीड है या कौन सा जो डॉग्स है या किस पर्पज़ के लिए या किस यूटिलिटी के लिए उसको अपन को लेना है या रेंज करना होता है। द डॉग शुड बी
ट्राइम्ड बाय एन एक्सपर्ट एंड शुड बी क्लीन एंड हेल्थी, और साथ साथ में उसकी क्लीननेस और हेल्दी भी दिया जाता है कि हेल्दी है क्या नहीं, कैसा है, कलर है, कौन सी ब्रीड का क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो उसको एक्सपर्ट के द्वारा डिसाइड होता है। ब्रीड परचेजिंग हार्ड कोट शुड बी सेल्डम गिवन bath and last bath should be given 2 or 3 days before the show, यानी 2 से 3 दिन पहले उसको अच्छी तरह से बाथिंग किया जाता है, और उसका जो हर कोट होता है उसका रेस्किंग कोट उसको एकदम साफ करके बाथिंग करके एकदम क्लीन करके दिखाया जाता है कि एक्चुअली जो ब्रीड का जो कोट है वो दिखाई दे सकते हैं। ऑल वाइट कोटेड डॉग शुड हैव ड्राई क्लीनर डॉग क्लीनर पाउडर, जो वाइट कोटेड जो डॉग्स होते हैं उसका ड्राई क्लीनर से उसको साफ किया जाता है, ताकि इससे तैयार हो सकता है कि अच्छी तरह से दिखे, क्लीन दिखे, साफ दिखे, और या क्लीनिंग पाउडर से उसको रब किया जाता है ताकि एकदम स्पेसिफिक जो ब्रीड का दिखाना चाहते हैं डॉग वो देख सकते हैं। तो ये डॉग शो है जो अभी आपको पता है कि डॉग शो एक एक्चुअली जैसे एनिमल फेयर होता है उस हिसाब से भी एक डॉग्स जो पेट एनिमल्स का डॉग शो होता है, उसमें जैसे परचेज एनिमल फेयर के अंदर भी अच्छा एनिमल्स कौन सी ब्रीड का किस तरह का क्या क्या उसके फिर परचेज करते हैं दिखाया जाता है। उसी तरह से डॉग शो के अंदर भी डॉग की क्वालिटी या डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स या डॉग की ब्रीड्स का जो शो किया जाता है। अब है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स फॉर जजमेंट। क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स फॉर जजमेंट? Important factors for judgment. Important factors for judgment कि जो जज करते हैं, जो डॉग शो के अंदर रेकमेंड कवर किए रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए जो एक्सपर्ट के द्वारा किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टैंडर्ड एंड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडियल स्पेसिमेन इज क्रिएटेड, कि जो एक स्पेशली स्टैंडर्ड जो रिटन में लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, और स्पेसिमेन जो लगाया होता है उसके लिए स्पेसिमेन होता है, उसके लिए डिटेक्ट होता है कि क्या कैरेक्टर्स हैं उस ब्रीड के या उस डॉग के। ओरिजिनल फंक्शन ऑफ डॉग्स, देयर जनरल अपीयरेंस, कि जनरल अपीयरेंस कैसी होगी उसकी, मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट, टेम्परामेंट, स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स, height, weight, coat color, eye color and shape, ear shape, placement, feet, tail, extra are described। तो जो इसमें जो जज करते हैं वो क्या क्या जज करेंगे? जनरल ब्रीड्स के बारे में, वो ब्रीड्स में क्या क्या होते हैं, देयर जनरल अपीयरेंस, मूवमेंट देखती हैं उसकी, टेम्परामेंट देखते हैं, भाई वो ब्रीड्स में किस तरह का टेम्परामेंट होता है, किस तरह का स्वभाव होता है उस ब्रीड्स का, किस पर्पज़ से लेना होता है, तो उस हिसाब से अपन उसको परचेज करते हैं। स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स भी ब्रीड्स के अनुसार अलग अलग ब्रीड्स की अलग अलग होती हैं, तो उसी का वो देखते हैं। हाइट कितनी होती है, जैसे वेट कितना है, कोट क्या है, कोट कलर कैसा होता है, आई कलर कैसा होता है, शेप और ईयर साइज कितनी होती है, ईयर की शेप कैसी होती है, एंड प्लेसमेंट, फीट एंड टेल, जो फीट और टेल ये सारी स्थिति जा रहती है
जो लिखी हुई डिस्क्राइब होती है वो सब चीज़ें देख के सब जजमेंट किया जाता है। तो ये जो आज फीडिंग डॉग्स के और का कैनल क्लब एंड डॉग शो का अभी जो अपने डिस्कस किया और क्या क्या कैसा होता है इसमें, ये सब चीज़ें अपन ने अभी या जो अब है आपको मैं नोट्स जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो देख लें कि फीडिंग ऑफ डॉग्स जो फर्स्ट पेज होगा, सेकंड पेज में जो फीडिंग चार्ट है, मंथ वाइज कितनी बार जो फीडिंग देनी होती है वो है। थर्ड पेज में प्रिंसिपल फीडिंग ऑफ डॉग्स, क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो अपने आप डिस्कस किया था वो, और फीडिंग मैनेजमेंट और न्यू बॉर्न पपीज़ का के बारे में फीडिंग मैनेजमेंट दिया है। नेक्स्ट पेज पे कोलोस्ट्रम फीडिंग है कि क्या कोलोस्ट्रम का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसा फीडिंग दिया जाता है। इसी में इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फीड है। नेक्स्ट पेज के अंदर फीडिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में क्या क्या फीडिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट पेज में प्रैक्टिकल फीडिंग टिप्स के हैं कि जो प्रैक्टिकली रूप से जो फीडिंग किया जाता है उसके क्या क्या टिप्स होने चाहिए, कैसा दियाना चाहिए। नेक्स्ट पेज में फीडिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के समय और प्रेगनेंसी के जो स्पेशली फीडिंग मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाता है वो इसमें दिया है। नेक्स्ट पेज में फीडिंग मैनेजमेंट एडल्ट मेंटेनेंस, एडल्ट में किस तरह का दिया जाता है। नेक्स्ट पेज में फिर कैनल क्लब एंड डॉग शो, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी। तो कैनल क्लब क्या होता है, डॉग शो अभी हमने डिस्कस किया आपने। फिर लास्ट में पेज में जो इम्पोर्टेंट करैक्टर्स ऑफ जजमेंट में क्या क्या जो करैक्टर्स हैं उनका जज किया जाता है जो परचेज करते समय या किसी भी डिसाइड करते समय पेट डॉग्स के। तो ये है आज का जो टॉपिक। ओके, थैंक यू।